नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ईडब्ल्यूएस कोटे पर अपना जो जजमेंट दिया है, उम्मीद ये थी कि इस जजमेंट के बाद इस पर सारी बहस डिबेट जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 का जो फैसला है, जो संविधान की जो खंडपीठ थी, 5 जजों का पूरा बेंच था, उसमें से 3 जजों ने इस पर मोहर लगाई, 2 ने इसके खिलाफ फैसला दिया। उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे तो कम से कम, और वहीं लोगों के बीच में भी जो चर्चा है, बहस है, डिबेट है, वो एक नए सिरे से शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला क्या दिया। आर्थिक आरक्षण को 3-2 से सही करार दिया है इस बेंच ने। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण जो है वो बना रहेगा। संविधान में 103वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया गया है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसके विरोध में अपना फैसला रखा। वहीं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेवी ने पारदीवाला ने इसके पक्ष में अपना फैसला रखा। उसके बाद से अब ये मान्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जांचा और देखा कि एक संविधान के किसी भी दायरे को, किसी भी संविधान के सेक्शन को, अमेंडमेंट को किसी भी तरीके से उसका उल्लंघन नहीं है। अब उसमें और क्या बातें जो प्रमुख थी वो कही गई। 5 जजों में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इसका विरोध किया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी इसके पक्ष में रहे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट इसके विरोध में रहे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इसकी पक्ष में रही और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी इसके पक्ष में रहे। तो 3-2 से ये अब जो फैसला है मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ है। आर्थिक आरक्षण पर जजों ने कहा क्या क्या, किसकी क्या राय थी। जस्टिस यूयू ललित जो इसके विरोध में थे, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है। साथ ही साथ जस्टिस दिनेश महेश्वरी जो इसके पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के प्रारूप है, यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता संहिता का उल्लंघन भी नहीं है। साथ ही साथ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसके पक्ष में अपना जजमेंट लिखते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को राज्य सही ठहरा सकता है, तो ये भेदभावपूर्ण नहीं है। ईडब्ल्यूएस के तहत लाभ को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित श्रेणी के बराबर नहीं माना जा सकता। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस पर कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है। आरक्षण आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने के एक बहुत बड़ा कदम है उस दिशा में। जस्टिस भट्ट ने, जिन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है। 10% आर्थिक आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करना भेदभावपूर्ण है और 103वां संशोधन भेदभावपूर्ण है। अब इस पर राजनीति थोड़ी जरूर शुरू हो गई है। हर पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन भी आने लगे हैं, लेकिन हम आज जो सवाल इंडिया का में बड़ा सवाल पूछ रहे हैं वो यही है कि आर्थिक आरक्षण पर नए सिरे से क्या अब सियासत होगी। एक नए सिरे से बहस क्या छिड़ गई है। मेरे साथ इस वक्त आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। चिराग गुप्ता एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्टिस सतीश चंद्रा पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदित राज जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ना सिर्फ आपने इस जजमेंट के बाद जो अपना वक्तव्य दिया, जो अपनी बात कही, उसमें आपने इसका विरोध किया, बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के ऊपर भी कई सवाल उठाए। इस तरीके के आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या परेशानी है सर इस पूरे जजमेंट से आपको, और क्या क्या इस पर आपके प्रमुख बिंदु हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने कोई विरोध नहीं किया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया, मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं इन वर्गों के लिए अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण की लड़ाई 97 से लड़ता आ रहा हूं। बहुत सारे मुकदमे हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। तो एक हमने अपना नजरिया व्यक्त किया है। अगर लीगली देखें तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब एक बार संसद ने बिल पास कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया है, तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, लेकिन जब 50% रिजर्वेशन की लिमिट क्रॉस
के मामले में जितने मुकदमे गए SC ST OBC से, चाहे तमिलनाडु गवर्नमेंट से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा ये हो ही नहीं सकता। तो आज ये लिमिट कैसे टूट गई? एक बात 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में कहा इन एनी केस आरक्षण किसी भी हालत में आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। और दूसरी बात यह है कि 5 जजेस की बेंच है, 9 जजेस की बेंच का जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है, 5 जजेस की बेंच उसको आल्टर नहीं कर सकती है। या तो, और पहले ये कहा जाता था ब्रह्म वाक्य है, लक्ष्मण रेखा है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता जी। जब SC ST OBC का मामला जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नजरिया कुछ और होता है। लेकिन उदित राज जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो एग्जिस्टिंग आरक्षण है, जो SC ST OBC के लिए जो एग्जिस्टिंग अभी आरक्षण है, उसमें थोड़ी कोई बदलाव करा गया है। आप मेरी बात को पूरा कर लीजिए जी। अब ये आया, जब SC ST का मामला आता तो 50% के लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन का दोहाई दिया जाना चाहिए, ये इसका इंदिरा साहनी जजमेंट का। आज वो कहां गए आधार? मैं इतना ही सवाल पूछता, इसी आधार पर मेरा चार्ज है कि ये जातिवादी लोग हैं। अगर SC ST OBC का मामला आज गया होता तो मैं गारंटी से कह देता कि 133rd अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाता। सर, वो तो मैं कोई विरोध नहीं क्या हो जाता, क्या नहीं हो जाता, वो तो अगर कुछ ऐसा मामला होता तब बात होती। पर उदित राज जी, आप अपनी बात कह चुके हैं सर, ऐसे थोड़ी, मतलब सर ये लगातार आप बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे सवाल का बस आपसे छोटा सा एक जवाब चाहिए। पर जो आप बार बार SC ST कोटे की बात कर रहे हैं, उस पर अगर ऐसा होता तो ये कर देते, परंतु जो अभी एग्जिस्टिंग SC ST कोटा है, OBC जो के लिए जो आरक्षण है, उस पर कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम नहीं कर दिया गया है। तो इसमें परेशानी क्या है अगर 10% आर्थिक रूप से लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो? अब आप मुझसे मुंह न खुलवाइए। इंदिरा साहनी का जजमेंट के मामले में OBC का रिजर्वेशन पेंडिंग था और उन्होंने 5 ओबिटर डिक्टा SC ST का दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने सब्जेक्ट से क्रैच किया, बैकलॉग भर्ती उससे बंद हुई, सीनियरिटी का जो फायदा था उसको विड्रॉ हुआ, और ग्रेस मार्क का तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सब्जेक्ट नहीं था इंदिरा साहनी का, उस पर भी जजमेंट दे दिया था। ये जातिवादी रवैया नहीं तो क्या रवैया है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप गंभीर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अपनाया ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे मैं आलोक वत्स साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि जातिवादी रवैया रहा है, जस्टिस सतीश चंद्रा पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? और उदित राज जी जो बात कह रहे हैं कि पहले जो जजमेंट था, उदित राज जी मैं एक बार जस्टिस चंद्रा के पास जाना चाहता हूं, एक सेकंड बने रहिए सर हमारे साथ। जस्टिस चंद्रा, आपने सुना उदित राज साहब क्या कह रहे थे? उन्हें लगता है कि थोड़ा जातिवादी नजरिया है। ये भी साथ साथ ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले जिस तरीके का एक बड़ी बेंच ने जो ऑर्डर दिया था, उसको आज कैसे नजरअंदाज कर दिया गया? यू टर्न क्यों हो गया उसके ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक ये जजमेंट का सवाल है, और आपने सही कहा है कि इसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जब ये शुरू में आरक्षण का प्रोविजन आया था तो 10 साल के लिए आया था, लेकिन ये पॉलिटिकल टूल बन गया और इसको हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। आज 70 साल से ऊपर हो गए, तब भी ये चल रहा है। अब मैं आता हूं इनके मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि 103 जो है आर्टिकल जो था, वो तो हमारा चैलेंज हुआ ही नहीं था प्रेजेंट केस के अंदर, और 103 जो है वो कहता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, इसके अंदर वर्ड जोड़े गए थे। उससे पहले क्या था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थे। यानी इकोनॉमिक वर्ड जो है वो 2019 में 103 आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया था। तो इकोनॉमिक वाला तो सही है, और आज जो रिजर्वेशन हुआ है 10% वो इकोनॉमी पे हुआ है। तीसरा और मैं बता दूं कि प्रोविजन का क्यों नहीं उल्लंघन है, हमारा आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द जस्टिस, उसके अंदर कहा गया है दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केसेस द एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वहां पर भी इकोनॉमिक सेक्शन है, तो इकोनॉमिक वर्ड वहां पर भी है, 103 में भी है, तो फिर कहां से उल्लंघन हो गया? अब मैं आता हूं इंदिरा साहनी केस पर, जिस पे ये बात कर रहे थे। इंदिरा साहनी केस में ओबीसी का मैटर था, और वहां पर उन्होंने कहा कि सारा रिजर्वेशन जो है 50% होना चाहिए।
मीनिंग देयर बाय 50% जनरल कैटेगरी को मिलेगा। आज का जो हमारा केस हुआ है डिसाइड, वो 50% जनरल कैटेगरी है, उसके अंदर से रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, अनरिजर्वेशन इन रिजर्वेशन किया गया है, उसमें 10% दिया गया है। तो उसमें तो कहीं वायलेट हो ही नहीं रहा। तीसरी बात यह है कि ये 50% की जो रेशो थी ये भी चैलेंज नहीं थी आज, और 103 आर्टिकल की वैलिडिटी भी चैलेंज नहीं थी। यहां तो सिर्फ ये था कि जो 2019 में एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने जी, और 2020 में उसकी वैलिडिटी अपहेल्ड करनी थी या नहीं थी, तो उन्होंने वैलिडिटी अपहेल्ड कर दी। हाँ। और आलोक वत्स साहब जी, और जो रिजर्वेशन का हमारा पर्पज है, जस्ट अ मोमेंट लेट मी कंप्लीट, जो रिजर्वेशन का पर्पज है वो है हमारा टू इंप्रूव द सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी। अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी तो वीकर सेक्शन भी है जनरल कैटेगरी के अंदर, जो खाना भी नहीं खा सकते तो स्कूल की फीस क्या देगा, क्या वो मेडिकल में जाकर पढ़ेगा, तो उनके लिए ही ये सारा का सारा है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखिए ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देखिए किस तरीके से इसको करा गया। उदित राज जी, उन्होंने एक एक करके जो आपने बातें उठाई थी उन सबका यहां पर जैसे चंद्रा ने जवाब भी दिया है, पर आप पे वापस आने से पहले मैं एक बार आलोक वत्स साहब के पास जाना चाहता हूं। इसको क्या आलोक वत्स साहब, क्या केंद्र सरकार इसको एक बड़ी राहत के तौर पर देख रही है? जस्टिस चंद्रा से पूछता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार के रूप में कहीं एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के अलावा रिजर्वेशन का प्रावधान है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंट्रोल कोट कर रहे हैं, वन। दूसरी बात है कि स्मॉलर बेंच लार्जर बेंच के फैसले को अल्टर कर सकती है क्या? नागराज केस में भी सारे जजमेंट के केसेस में बार बार साइटेशन हुआ है कि 50% से ज्यादा सीमा तभी लांघी जा सकती है जब 11 जजेस की बेंच बैठे। तो वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी जी, उसको आज तक कभी क्रॉस नहीं किया। हम लोग मैं इस पर एक बार जस्टिस चंद्रा से इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सर, उन्होंने 2 सवाल और जो उठाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक है सवाल कि उसके अंदर आरक्षण है या नहीं है, वो तो उन्होंने वीकर सेक्शन और सोशल बैकवर्ड की बात की है। जो ओबीसी का भी है या जो एसटी का भी है, वो भी ओरिजिनली नहीं है, बाद में उसको ऐड किया गया है। एंड दिस इज द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके लिए बात की गई है। दूसरी बात मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो क्वांटम है 50% का या जो 103 आर्टिकल की वैलिडिटी है, वो तो इसके अंदर थी नहीं चैलेंज। यहां तो सिर्फ 2019 का एक्ट था जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन दिया, उसकी वैलिडिटी देखनी थी सिर्फ। ठीक है, अगर ये इशू है तो ये उठाएं आगे चल करके। एक सवाल जो उन्होंने उठाया उस पर मुझे भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या एक छोटी बेंच, एक 5 जजेस की बेंच कोई 9 जजेस के द्वारा दिया गया जो फैसला है उसको ओवरटर्न कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही है कि ओवरटर्न नहीं कर सकती, वो उसको रेफर कर सकती है, लेकिन ओवरटर्न नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है कि वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमें देखना है। जैसे मैंने कहा था कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो 50% जनरल कैटेगरी थी, विद इन द 50% जनरल कैटेगरी उन्होंने 10% दिया है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। चिराग गुप्ता साहब, आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बार आलोक वत्स साहब से, उदित जी 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि और भी मेहमानों को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। आलोक वत्स साहब, आपसे सबसे पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसी पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। केंद्र सरकार इसको क्या जीत के तौर पर देख रही है? देखिए, इसमें जीत हुई है गरीब सवर्णों की, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और जो क्राइटेरिया हमने लिया था उसमें कहीं संविधान का उल्लंघन नहीं है। जैसे अभी पूर्व जस्टिस ने भी कहा, जो प्रावधान 50% का था वो पूर्वतः बरकरार है, लेकिन जो 50% था उसके अंदर से ये दिया जा रहा है उन लोगों को जो अपने स्कूल के फीस या खाने के लिए भी जिनको प्रॉब्लम है। तो ये और जो SC, ST और OBC का है, उसमें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अफ्लुएंट हैं, जो हर तरीके के से अफोर्ड कर सकते हैं सब चीजों को, फिर भी उसका लाभ ले रहे हैं। और यहां सवर्णों में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त खाने की भी प्रॉब्लम है। तो ये हमारी जीत नहीं है, ये सवर्ण गरीब सवर्णों की जीत है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। उदित राज जी बार बार कहते हैं कि मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जितने भी तर्क दे रहे हैं वो सब विरोध में ही दे रहे हैं। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। नहीं तो क्या इसका इस्तेमाल अब अगड़े पिछड़े की लड़ाई को एक नए तौर पर रखने के लिए दिया जाएगा कि सवर्णों की और पिछड़ों की लड़ाई के लिए राजनीतिक इस्तेमाल इसका एक नए सिरे से अब किया जाएगा? देखिए, हर चीज में राजनीति नहीं घुसेड़ी है त्यागी जी। ये गरीबों, ये आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को ऊपर उठाने की कवायद है, उनको मुख्य धारा में उठने के लिए एक सपोर्ट है। इसको वहीं तक रहने दीजिए। हर चीज में राजनीति
मत लाइए। सर मैं नहीं ला रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कई बार कहा ये गरीब स्वर्णों की जीत है, तो आपने जिस तरीके से बात कही मैं तो उसमें जानकारी चाह रहा था, क्योंकि अभी 2 चुनाव हैं, हो सकता है कि इसका इस्तेमाल आप इस्तेमाल से करना चाहें। पर चिराग गुप्ता जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं। नहीं जी अंकित, डोंट मिन्स माय वर्ड। आई एम नॉट मिन्सिंग योर वर्ड एट ऑल सर। यू स्टार्टेड सेइंग दैट स्वर्णों की जीत है, तो मैंने पूछा कि क्या इसको इस तरह से आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा काम नहीं है आपके शब्दों को किसी तरीके से प्रस्तुत करना, मैंने सिर्फ आपके शब्दों से इस्तेमाल करके एक सवाल पूछा है आपसे। पर चिराग गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं आपकी इस पर क्या लीगल राय क्या है, क्योंकि इस पे कई सवाल जिस तरीके से उदित राज साहब भी उठा रहे थे, अभी हमने जस्टिस चंद्रा को सुना, वो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। उन बातों पर लीगल ओपिनियन आपकी क्या है सर? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रह के, क्योंकि 2 जजों ने कहा कि यह संविधान के दायरे का उल्लंघन है। देखिए अंकित जी, मैं 3 पॉइंट्स में पूरी बात को समझाता हूं, और जो उदित राज जी ने जो बोला है उसके कुछ बातों से सहमत हूं, पर जब वो जातिवादी रवैये की बात करते हैं तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। हमें इसको संविधान और कानून के दायरे में इस पूरे मसले पे बात करनी चाहिए। और जो जज साहब हैं, जो सतीश जी हैं, और ये जो बातें बोल रहे हैं, तीनों बातें फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। वो बार बार आर्टिकल 103 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 103 नाम की कोई चीज ही नहीं है। 103 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस अमेंडमेंट से 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था, जिसको चैलेंज किया गया था। दूसरी बात उन्होंने बोला कि 50% चैलेंज नहीं किया गया था, 50% लिमिट को चैलेंज किया गया। तीसरा उन्होंने बोला गरीबों के नीचे के लिए है, 8 लाख रुपए सालाना का भारत में गरीब नहीं होता है, क्योंकि गरीबी रेखा बहुत कम में है। अब मैं आता हूं 3 बातें क्या चैलेंज थी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन तीनों मुद्दों पर कैसे गलत है। पहली बात उसमें चैलेंज ये था कि क्या संविधान के दायरे में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा सकता है। इस पर 5 जजों की अलग अलग राय है। दूसरा मुद्दा यह था कि क्या ये अगर उसमें SC ST OBC को दायरे से बाहर रखा जाएगा तो क्या यह समानता का उल्लंघन है। इस बारे में भी अलग अलग राय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है। यहां पर वो तकनीकी तौर पर सही हो सकते हैं लेकिन गलत हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में ये है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1992 का, और वो 9 जजों का है, और वो सैक्रोसेंट है, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग है, और उसमें 50% कुल रिजर्वेशन की बात की गई है। किसी भी लिहाज से किसी भी अन्य वर्ग को वो वायलेशन नहीं किया जा सकता है। 5 जजों का जो प्रोटोकॉल है, 5 जज 9 जजों के बेंच के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा हूं, इसमें मैंने ओपिनियन लिखे हैं कि इस बारे में फैसला 11 जजों की बेंच ही ले सकती है। इसलिए आज का फैसला तकनीकी तौर पर गलत है। ये बेंच इस फैसले को लेने के लिए कानूनी तौर पर संविधान सम्मत नहीं थी। ठीक है, तो क्या जस्टिस चंद्रा आपने सुना, मैं उदित जी के पास जाने से पहले जस्टिस चंद्रा आपने सुना कि क्या यहां पर वकील साहब भी हमें बता रहे थे, गुप्ता साहब, उनकी बात से आप कितने सहमत हैं, और क्या इस पर अब आगे भी कानूनी लड़ाई हो सकती है, उसका आगे का रास्ता क्या होगा? रिव्यू फाइल करें, ये लोग रिव्यू फाइल किया जा सकता है इसके अगेंस्ट। तो वो जो आज का जजमेंट है इसका रिव्यू फाइल किया जा सकता है। 11 जजेस की बेंच के सामने फिर वो जाएगा, या इसके बाद फिर 9 जजेस की बेंच बनेगी, फिर दोबारा ये प्रोसेस? जी गुप्ता साहब, ये तो इसी बेंच के सामने जाएगा। इसमें अंकित जी, इसमें ऐसा है कि ये जजमेंट में जो 3 जजों ने जो पक्ष में भी फैसले दिए हैं, उन्होंने ऐसी तमाम सारी बातें बोली हैं जिसमें रिजर्वेशन के औचित्य पर सवाल लग रहे हैं जी। और रिजर्वेशन से जुड़े कम से कम 10 तरह के मसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने हैं जी। और जो उदित राज जी बोल रहे हैं कि 50% की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में 50% की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। बिल्कुल। तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आलोक में 70% पर जा चुका है। धर्मांतरित लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिलाओं का रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का, क्रीमी लेयर का, इन सारी बातों पे संविधान की 11 यही अब एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। क्या इस जजमेंट के बाद एक, जिसको अंग्रेजी में पेंडोरा बॉक्स कहते हैं, राज्यों के लिए, आलोक वत्स साहब, ये तो एक बड़ा, जैसे प्रधानमंत्री जी का शब्द अगर मैं ले लूं, रेवड़ी, जिससे मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पर सहमत नहीं हूं, रेवड़ी वाला सिस्टम चल जाएगा। जब भी आपको चुनाव होंगे या किसी को आपको खुश करना होगा, तो अब तो आप कोई भी किसी भी तरह की लिमिट क्रॉस करके, 50% की लिमिट क्रॉस करके आरक्षण अनाउंस कर सकता है। आपको लगता है इसका राजनीतिक दुरुपयोग अब हो सकता है? देखिए, एडवोकेट गुप्ता जी ने सही कहा है
कि ये 50% की लिमिट तो साउथ में बहुत पहले से क्रॉस हो चुका है जी। वहां तो 60%, 65% से ऊपर चल रहा है। तो वहां क्यों नहीं उंगली उठी है? आज जब सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर को उठाने की बात हो रही है तो इतनी नूरा कुश्ती क्यों हो रही है इस बात पर? एक गरीब को उठाने की कवायद हो रही है तो इसमें क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? कांग्रेस तो सदैव दबे कुचलों के साथ कभी रही नहीं है। जाए रिव्यू फाइल करे, कहे कि मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक है उदित राज जी, क्या इस पे रिव्यू फाइल करेंगे? आप भी जाएंगे? और आपको क्या लगता है कि जो क्योंकि अब 50% की लिमिट वाली जो तर्क था वो तर्क अब शतविक्षत हो गया है इससे पूरी तरीके से, तो अब आगे भी अगर आरक्षण को बढ़ाने की कोई और वर्ग उस आरक्षण को मांगता है तो ये तर्क उनके सामने सरकारें नहीं रख पाएंगी? देखिए मैं अंकित जी, एक तो मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मेरा निजी है। और जो अभी आलोक वत्स जी कह रहे हैं ये पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, इनकी सरकार ने बल्कि 5 साल डिले किया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार को ने ही इस पूरे बिल को बना गई थी। लेकिन मैं चिराग गुप्ता जी से मैं प्रभावित आज हुआ, उनके ज्ञान से भी, उनके नॉलेज से। उन्होंने बहुत सारी बात स्पष्ट कर दी और थोड़ा मेरा भी ज्ञान को उन्होंने वर्धन किया। और साउथ में 69% तक रिजर्वेशन आज से है, पहले रहा। मैंने साउथ की बात नहीं कही थी, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की बात कही थी कि सर क्या इसको आप इसको चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को? नहीं, देखिए ऐसा मैं क्यों चैलेंज करूंगा? मेरा क्या लेना देना है चैलेंज करने? ठीक है, मैं कोई विरोध कर रहा हूं क्या चैलेंज करने? ठीक है, मैं क्योंकि मेरे पास वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है, विरोध नहीं इस कर पर रहा हूं। नए सिरे से बहस छिड़ गई है। लेकिन उदित राज जी ने कुछ सवाल जरूर उठाए हैं जिसको गुप्ता साहब ने भी हमें समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इस पे कानूनी दावपेंच लगता है कि अभी खत्म नहीं हुए हैं, बाकी हैं। इस पर थोड़ा सा और समझना और समझाना भी ये भी पड़ेगा कि जो 9 जजों की बेंच थी उसने जो 50% का एक बिल्कुल लक्ष्मण रेखा बनाई थी, क्या वो आज लक्ष्मण रेखा लांघने के बाद सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता आसान कर दिया है कि उस सीमा को वो आगे, एनवेलप को कैसे आगे बढ़ाते रहें? शायद आज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिन है जिसमें कई लोगों को, जिस तरह से मैंने पहले में बताया कि कैसे आरक्षण वाले फैसले पर एक बहस छिड़ गई है और एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जिससे कुछ लोगों को थोड़ी पीड़ा भी जरूर हुई है। उसके कारण थोड़े और समझेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया जैसे एक कांड में दोषियों को रिहाई का एक फैसला दिया है। 2012 में छावला रेप और मर्डर केस के गुनहगार छूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा, हाईकोर्ट ने इन्हें मौत की सजा दी थी, उसे पलटकर इनको छोड़ने का आदेश भी दे दिया है। निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट ने इनकी मौत की सजा पर मोहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने यह बड़ा फैसला दिया है। फरवरी 2012 में 3 लड़कों ने एक 19 साल की लड़की को अगवा किया था। 4 दिन बाद लड़की का शव काफी बुरी हालत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ दरिंदगी की पुष्टि की गई थी। कबूलनामा, गवाही, डीएनए टेस्ट और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन तीनों आरोपियों को सजा हुई थी। इस फैसले के बाद एनडीटीवी ने पीड़िता जो है उनके माता पिता से बात की, पर किस तरीके से उनके ऊपर 12 साल में क्या क्या बीती और अब वो आगे क्या करेंगे, उन्होंने हमारे सहयोगी मुकेश को बताया। 2012 में छावला इलाके से 19 साल की एक लड़की को किडनैप किया गया। 3 लड़कों ने बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया, उसकी बुरी तरह हत्या कर दी, उसके शव तक को जला दिया और पुलिस ने उसके शव को रिवाड़ी से बरामद किया था। इस मामले में 2014 में द्वारका कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी इस लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मृतक लड़की के माता और पिता, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आप सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, कितना धक्का लगा इस फैसले को? ये तो बहुत बड़ा धक्का है जी। ऐसा है कि यहाँ पे हम न्याय के लिए आए थे और पूरा विश्वास था कि हमें आज न्याय मिलेगा। हमें हमारे जो है लड़की के जो दुश्मन है उनको फांसी के ऑर्डर मिलेगा,
लेकिन ये तो न्यायालय ने जो है कि ठीक नहीं किया। हम तो पहले ही मतलब 12 साल पहले से टूट रहे हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल ही मतलब है कि इतना बुरा है कि मतलब जो भी आ रहा है वो सब कानून व्यवस्था पे आ रहा है कि कानून व्यवस्था अंधा कानून है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मेरे को पूछा है कि मतलब तेरे साथ में क्या बीती है क्या नहीं बीती है। जो इन्होंने आज एक इतना बड़ा फैसले को नॉर्मल समझ के और मुलजिमों को बरी कर दिया। वो क्या अनुभव था? 12 साल का अनुभव क्या था आपका? क्या क्या रहा कोर्ट के अंदर, क्या होता था? कोर्ट के अंदर हमने जो झेला है, जितनी परेशानी झेली है, आते जाते कितने हमने ताने देखे सुने, लेकिन इस चीज़ को जो है जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इग्नोर कर दिया है और मुलजिमों का सपोर्ट किया है और उनको बरी कर दिया है। मृतक लड़की की माँ भी मेरे साथ हैं। आप भी कोर्ट जाते थे उस वक्त, द्वारका कोर्ट में जब सुनवाई होती थी। आरोपी जो दोषी थे वो क्या कोर्ट में बोलते थे आप लोगों से? वो इशारा करते बाहर आएंगे तो हम काट देंगे तुमको। अच्छा। हाँ। तो तब तो सारे जनता भी थी, जनता भी बोलते थे काट के दिखाना, मतलब तुम बाहर तो आओ, बोल पहले हम तुम्हें ही काटेंगे। फिर क्या करें, आज तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कर दिया कि वो सचमुच उन्हीं के बात सच कर दी। क्या आपने हार मान ली है या इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे? अभी आगे जारी रखेंगे। अच्छा। साथ विमर्श करे कोर्ट भी, जज भी। अच्छा। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो, कहाँ पे गलती हो गई, चूक हो गई जो फाइल पढ़ने में, कि जो जजों ने उनको मतलब 2 कोर्ट से फांसी का ऑर्डर आ गया, तीसरे कोर्ट में कहाँ धोखा खा गए। तो इसीलिए कि अभी बरी तो नहीं करना चाहिए उनको। काफी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने 12 साल तक। हाँ, काफी लंबी लड़ाई, 12 साल तक इधर उधर भटकते भटकते यहाँ पहुँचे। यहाँ भी उम्मीद तोड़ दिया इन्होंने। उम्मीद से आए थे कि चलो आज इंसाफ मिल जाएगा हमको, तो 2 साल तो करोड़ों में कट गए थे और अब 2 साल बाद ये कोर्ट खोले तो देखा तो अभी लड़ाई जारी रखेंगे आप? जारी रखेंगे। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को लिए मुश्किलें जो हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उनके लिए बढ़ सकती हैं। बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीबीआई कोर्ट ने ये जानकारी दी गई है। कुछ दिन पहले ही दिनेश अरोड़ा को बेल पर रिहा किया गया था और सीबीआई ने इसका विरोध भी नहीं किया। बताया यह जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत सारी चीजें मालूम है, बिजनेसमैन हैं, मनीष सिसोदिया को जानते भी हैं, इनके ये अब सरकारी गवाह बनकर मनीष सिसोदिया और बाकी जो इसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अपनी बात रखेंगे सीबीआई की ओर से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बनने वाले हैं। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, मुश्किलें इससे मनीष सिसोदिया की बढ़ जाएंगी, क्या मतलब होता है सरकारी गवाह बनने का, और इस केस पर दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने का असर क्या होगा? देखिए, जो दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी है उसको जो सीबीआई ने केस किया था उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी नंबर 1 है। इसी केस में जो दिनेश अरोड़ा है वो भी आरोपी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो गई थी क्योंकि सीबीआई ने उस बेल का विरोध नहीं किया था। तभी ये लग गया था कि शायद दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने वाले हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कई बातें की हैं, उनका खुलासा बाद में किया जाएगा, वो जानकारी काफी अहम है। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट में सीआरपी 360 के तहत एप्लीकेशन मूव कर दी है, जिसके तहत उन्होंने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की बात कही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो इस केस में बाकी के आरोपी हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम जो आरोपी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है उनके बारे में कहा जाता है कि वो कारोबारी हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम के बेहद करीबी हैं। जो आबकारी पॉलिसी बनी थी 2021-22 की, उसमें बनवाने से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करवाने में भी उनका काफी अहम रोल था। तो उन्हें इस केस से जुड़ी सभी जानकारियां हैं और ऐसे में अगर वो सरकारी गवाह बन रहे हैं, आरोपी होने के बाद सरकारी गवाह बन रहे हैं, तो इसका असर सीधा केस पर पड़ेगा। जो जांच एजेंसी सीबीआई है उसका केस मजबूत होगा, क्योंकि एक आरोपी अगर सरकारी गवाह बनता है तो वो काफी अहम होता है और कोर्ट में उसकी जो बात है वो काफी अहम मानी जाती है। मुकेश, तो मैं अगर निश्चित तौर पर मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं कि इससे, क्योंकि बार बार अब ये बात बताई जा रही थी, तो अभी परसों ही मनीष सिसोदिया के जो एक सेक्रेटरी हैं उनको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या अब मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो बिल्कुल लटक रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? सीबीआई के पास अब पुख्ता कम से कम कुछ सबूत जरूर होंगे।
देखिए बिल्कुल इस केस में जो जांच एजेंसी है वो कभी भी चाहे तो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी चाहती है कि ऐसे ग्राउंड बन जाए जिनके बेसिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, यानी कि मजबूत ग्राउंड। और उसके लिए जो आरोपी हैं उनमें एक अप्रूवर हो गया है, जो उनके पीए है उससे पूछताछ हो चुकी है, खुद डिप्टी सीएम के यहाँ पूछताछ हो चुकी है। डिप्टी सीएम का मोबाइल और लैपटॉप पहले ही जब्त कर लिया गया था, उनके बैंक लॉकर देखे गए थे। तो अब ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करने का। लेकिन ये देखना होगा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है या फिर उनके खिलाफ सीधा चार्जशीट पेश करती है। ये जांच एजेंसी का राइट है कि वो क्या करती है, लेकिन चूंकि मामला पॉलिटिकल भी है तो आगे क्या कुछ जांच एजेंसी करेगी ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी इस वक्त मुकेश हमें दे रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं और बताते हैं आपको कि जो चुनावी सरगर्मी है वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बढ़ती जा रही है। बीजेपी हमेशा कहती है कि उसकी नोटबंदी, जीएसटी जैसी योजनाएं जो हैं उस पर अंग्रेजी में जो शब्द होता है ना, स्टैंप ऑफ अप्रूवल, यानी कि जनता की स्वीकृति की जो मुहर है वो चुनावों के रिजल्ट से, चुनावों के जो परिणाम आते हैं उससे हो जाती है। चाहे वो 2016 की नोटबंदी के बाद 2017 का चुनाव हो उत्तर प्रदेश का, उसमें जीत का दावा यह किया गया था कि नोटबंदी कोई जनता के लिए मुद्दा नहीं है, लोगों का समर्थन है। अब सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना आने के बाद हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो क्या सेना में भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे युवा हैं वो इस योजना को किस तरीके से देखते हैं? क्या अग्निवीर के 4 साल का जो पूरा उनको मौका मिलेगा सेना में जाने का, वो उनके लिए एक मुद्दा है? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने हमीरपुर में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की। सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सवेरा भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लाखों युवा आपको कसरत करते, सुबह दौड़ते पगडंडियों पर, मैदानों पर नजर आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से नीचे है, हाथ कांप रहे हैं, मुंह से भाप निकल रही है। उनको देखिए, हाफ पैंट पहन के अपनी 5 किलोमीटर की दौड़ कर चुके हैं। हिमाचल में चुनाव है, अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को इसको लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही। अब अग्निवीर योजना का क्या सोच रहे हैं लोग, क्या चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, इन युवाओं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। सर सनम ठाकुर। सनम, कितनी उम्र है आपकी? मेरे सर 19 साल। कितना दौड़ते हैं रोज आप? सर डेली 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, मतलब डेली अलग अलग रूट होता है, तो दिन के हिसाब से टाइम टेबल सेट है, सुबह शाम 2 टाइम। जी जी, सुबह शाम 2 टाइम। आर्मी में भर्ती होना है, यूनिफॉर्म पहननी है, देश के लिए रक्षा करनी है, जज्बा है। हाँ जी, हाँ जी है। 4 साल के लिए ये अग्निवीर स्कीम है, 4 साल के लिए सेवा कर पाओगे। 25% की बात है, लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं है। आगे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी भी गारंटी नहीं है। क्या सोचते हो इस अग्निवीर स्कीम के बारे में? सर ये काफ़ी हद तक अच्छी नहीं है। ये जो 4 साल वाला इन्होंने किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस एक बात अच्छी है कि ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, और बाकी सब इसके बारे में कुछ अच्छा है नहीं। जैसे बच्चे 4 साल के लिए सर कौन भर्ती होना चाहेगा? बच्चा भी भर्ती हुआ 4 साल के लिए, मतलब होए ना, पर अगर कुछ हो गया, कुछ जैसे काफ़ी हादसे होते हैं, तो हादसे में जान चली गई सर, पीछे फैमिली कौन देखेगा? इतनी मेहनत करते हो, जब अग्निवीर योजना के बारे में सुना आपने तो आपके जहन में क्या आया? सर इच्छा खत्म हो गई थी पहले तो, फिर उसके बाद सर से हुआ कांटेक्ट, तो सर ने थोड़ा किया अंदर से भी, यहाँ भी कुछ नहीं है, 4 साल का करेंगे तो फिर होगा आगे भी कुछ। 25% में आ ही जाएंगे ज़रूर। 25% में आ जाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चुनाव है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, क्या है जहन में? जैसे अग्निवीर आई है तो अब सरकार भी थोड़ी चेंज होने वाली है। अच्छा, अग्निवीर को लेकर ऐसा भी? अग्निवीर योजना कई हद तक ठीक भी है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। जैसे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है इसमें। हाँ। 4 साल तक कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, और साथ में 4 साल के बाद कह रहे हैं कि 10% 25% रिजर्वेशन मिलेगी, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। यस सर। अग्निवीर वाला जो सिस्टम किया वो अच्छा नहीं लग रहा, तो सरकार थोड़ी चेंज होनी चाहिए इस बार। चेंज होनी चाहिए इस बार, ये लगता है आपको? बिल्कुल। चुनाव में वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिमाचल में पैटर्न है सरकार बदलने का। अग्निवीर योजना को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। क्या अगर बीजेपी यहाँ हारे तो ये माना जाए कि अग्निवीर स्कीम को हिमाचल ने रिजेक्ट किया, युवाओं ने रिजेक्ट किया, और अगर बीजेपी जीतती है तो संदेश जाएगा कि अग्निवीर को हिमाचल के लोगों ने स्वीकार कर लिया है?
तो अग्निवीर स्कीम के लिए भी हिमाचल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कीम आने के बाद पहला राज्य है जो चुनाव के लिए जा रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ हमीरपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। केरल में सरकार बनाम राज्यपाल जो नज़ारा है वो दिनों दिन हर दिन एक नए रूप में सामने आता रहता है। केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि पत्रकार जो हैं वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को समर्थन दे रहे थे। अब ये थोड़ा सुनवाता भी हूं आपको, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर वाली जो सिचुएशन है वो बिल्कुल यहां पर दिखाई पड़ी। आपको सुनवाते हैं पूरी घटना क्या हुई। I would urge them to go ahead, create more problems, barge into Raj Bhavan if you have the guts, attack me on the road. Don't tell me who are you, I know who you are. आज देव दीपावली है और आज के दिन वाराणसी में गंगा के घाटों पर सजावट की जाती है। आज गंगा घाटों पर 10 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। इसमें पहले कल देव दीपावली के पूर्व संध्या पर गंगा घाटों की सजावट देखते ही बन रही थी। यहां से सभी जो 84 घाट हैं उनको सजाया गया है। दीपावली के 15 दिन बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। ये परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवगण दीपावली मनाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने शिव की नगरी काशी में देव दीपावली मनाई थी। इसके बाद से ही इसकी परंपरा शुरू हो गई। देव दीपावली की किस तरह से तैयारी चल रही है, नमो घाट पर क्या हो रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। देव दीपावली के लिए बनारस के घाट सजने लगे हैं। हम इस समय बनारस के नमो घाट पर हैं। ये नया घाट बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बनवाया है। और नमो घाट पर अगर हम आपको इधर दिखाएं तो आप देखिए कि देव दीपावली के लिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। रंगोली बहुत खूबसूरत सजाई गई है जिस पे देव दीपावली लिखी गई है। ये एक रंगोली सजी हुई है यहाँ पर, और उस रंगोली में देव दीपावली का कलश का एक पूरा वर्णन और विवरण दिया गया है। और अगर हम इधर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो गुलाब के जो गेंदे के फूल के जरिए जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सजाई जा रही हैं। वो सज रहे हैं गेंदे के फूल के जरिए, जो उसके मेहराब हैं, जो द्वार हैं, वो सजाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से हर जगह अगर हम दिखाएं तो तकरीबन जो ये बना नमो घाट है वो दिख रहा है। और अगर हम इस तरफ दिखाने की कोशिश करें तो इधर आप देखिए कि किस तरीके से जो नगर निगम के और तमाम लोग हैं वो यहाँ पर दिए लगा रहे हैं। दिए लगाने का काम तेजी से चल रहा है और ये लोग जो है दिए अभी यहाँ पर डाल रहे हैं और ये सारी तैयारी यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ SDM साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार अग्रवाल है, मैं सहायक नगर आयुक्त हूँ। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय देव दीपावली के लिए किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या देश दीपावली के लिए ये पूरे भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और ये बाबा शिव की नगरी है। हम यहाँ पर नमो घाट में 15 से 20 हज़ार दिए जला रहे हैं और 84 घाट में दिए चल रहे हैं। पूरा शहर और पूरी गंगा दियों के चमक से नहा उठेगी। और हमारे यहाँ इस समय काफ़ी विशिष्ट जन भी आ रहे हैं, हाईकोर्ट के जस्टिस साहब भी आ रहे हैं, तमाम फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से मतलब आप लोग ये इस तरीके से पूरे दिए लगा रहे हैं। यस। तो आप देखिए कि अभी से ये दिए लगने शुरू हो गए हैं। हर सीढ़ी पर हर जगह जो है वो दिए लग रहे हैं और उसके लिए जो है सुबह से ही पूरी तैयारी चल रही है। इस तरफ जो है वो रंगोली का है और इस तरफ अगर दिखाएं तो नमो घाट पर जो है वो तमाम जो है लोग जो है वो यहाँ पर हैं और वो एक इसकी छटा अलग से देखने को मिलेगी। और बनारस के इन घाटों पर फूल माला के साथ और दिवाली के साथ, रंगोली के साथ जो है वो हो रहा है। और पूरे घाटों को अगर इधर से दिखाएं तो आप बनारस के लगभग जो 84 घाट हैं जो गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार मुक्तासी मंच से नजर आते हैं और उन मंचों पर जो है वो झालर लड़ियों से सजाया गया है। और इस तरीके से उसमें किया गया है कि जो है वो दिए जब शाम को जगमगाएंगे तो ऐसा लगेगा मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये देवताओं की दीपावली है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने
त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद प्रसन्न होकर देवताओं ने देव दीपावली जो है वो देवताओं ने दीपावली मनाई थी। और तब से गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार मुक्तासी मंच से बने बनारस के इन घाटों पर दिए जलाकर लोक आस्था का जो ये पर्व है कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो शुरू हुआ था, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और इसकी छठा शाम को देखते ही बनेगी। वाराणसी के नमो घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।